स्टूडेंट्स जब सीए के पेपर होते हैं और बच्चे घर पे आके मार्क्स का एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो आसपास नहीं होता, बहुत बड़ा गैप हो रहा है। तो उसमें बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि हमारा मार्क्स किस वजह से लूज कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आते हैं, और साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा ढंग से देखें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज आप लोगों को बताई जा सके, और साथ ही कमेंट करना नहीं भूलें। तो जो सबसे बड़ा रीज़न जो देखने मिला है वो ये है कि स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो जेनरिक आंसर होते हैं जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शो करते हैं। यानी स्टूडेंट्स जो आंसर लिखता है वो वेरी बेसिक और जनरल होता है और उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, और ये इस चीज़ को शो करता है कि स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली डीपली नहीं पढ़ा, यानी कंसेप्ट्स को डीपली नहीं पढ़ा, और इसकी वजह से वो सही लिखने की पोजीशन में नहीं है। अब वो ज़माना नहीं है कि रट्टाफिकेशन अपन कर लें और मार्क्स आ जाएं। आज की डेट की नीड है कि एग्जाम नीड्स क्लैरिटी एंड कंसेप्ट बेस्ड आंसर्स, यानी आप अपनी कंसेप्ट क्लियर करें और कंसेप्ट को डीपली पढ़ें, रूट तक जाएं, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट क्लियर होगी तो फिर आप प्रोफेशनल आंसर लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। सेकंड जो रीजन है वो है कि रीडिंग ओनली इज नॉट एनफ, यानी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को जैसे एक बार रीड कर दिया, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं उसको भी उसने वैसे ऊपर से रीड कर दिया, तो ये रीड करने से पर्पसफुल नहीं होता है। यानी आप लोगों को थ्योरी को भी अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, और वो भी देख के रिवाइज करना है, और साथ है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आपको हाथ से लिख के सोल्व करना है। और थ्योरी में भी जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं 10 पेज पढ़ते हैं, तो एक पेज तो कम से कम आप हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा और साथ ही आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। थर्ड जो रीजन है वो ये है कि नो यूज ऑफ अवेलेबल टूल्स, यानी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से प्रिपरेशन करता जाता है, लेकिन उसको मॉक टेस्ट, मार्केट में बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या डेली टेस्ट सेट भी देते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको यूज नहीं करता और वो अपने साथ जो वर्किंग करता जाता है उसको ये पता ही नहीं चलता कि मेरी कमी कहाँ रह रही है, जिस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। एक बेसिक कंसेप्ट होती है कि मेकर कैन नॉट बी चेकर, यानी आप आप पढ़ रहे हो और आप अपने हिसाब से पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो सही है या गलत है इसका फैसला तो आपका एग्जाम में होना है। लेकिन एग्जाम से पहले अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या कमी रह रही है, जिस कमी को आप फ्यूचर में दूर कर सकें। तो इसके लिए आप मॉक टेस्टों की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत सारे लोग लेते हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर गाइडेंस में सही स्टडी करने की पोजीशन में आप आ जाएं। चौथे नंबर पे आता है वन टाइम रीडिंग मिथ। बच्चों को लगता है कि मैं अगर एक बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूँगा तो ये सब्जेक्ट मेरे को रिटेन हो जाएगा और मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट आपका रिटेन हो उसके लिए एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है मल्टीपल रिविजन्स, यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, साथ ही जो क्वेश्चंस है उसको भी कम से कम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसको कम से कम एक बार तो सोल्व करो। तो ये चीज़ें आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को केवल रीडिंग मार के छोड़ दी, उससे पर्पस सोल्व नहीं होगा, क्योंकि
कौन से आइटम का मूवमेंट किधर होगा ये जब भी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिकल में हाथ से लिख के सोल्व करोगे और थ्योरी को भी मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, जब जाके रिटेंशन रहना चालू होगा। इसलिए मल्टीपल टाइम तो थ्योरी को रिवाइज करें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप हाथ से सोल्व करें। 5th नंबर पे आता है टीचर्स ओनली गाइड बट स्टूडेंट्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी टीचर तो गाइड कर देता है, बच्चे अगर घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक ही क्लास का बच्चा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे लाता है और उसी क्लास का बच्चा फेल भी हो रहा है, उसी क्लास का बच्चा पास भी हो रहा है, उसी क्लास का बच्चा रैंक भी आ रहा है। यानी डिलीवरी सबके लिए सेम थी, अब किसने कितनी मेहनत कर ली उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स ये गलतफहमी में नहीं रहे कि मैंने यहाँ ट्यूशन पढ़ ली है इसका मतलब मैं तो पास हो जाऊंगा। पास जब भी होगा जब वो खुद मेहनत करेगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एंड 6 नंबर पे आता है योर रिजल्ट अफेक्ट योर फैमिली टू। यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके फैमिली ग्राउंड से भी इफेक्ट होता है। बेसिकली जैसे मान लो घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, तो घर में पढ़ने का माहौल नहीं है और अननेसरी डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो फिर आप लोगों का पढ़ाई का जो है सिस्टम बैठता नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ने का तो बिल्कुल सही सिस्टम सेट करना पड़ेगा। सही सिस्टम सेट करोगे, अगर मान लीजिए आपको लगता है घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका बिल्कुल सेपरेट रूम में बिना कोई परेशानी नहीं है, तो आप ठीक घर में आराम से पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर में डिस्टर्बेंस है तो फिर आप लोग कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे पढ़ने का माहौल मिले। इसलिए आप अगर घर पे पढ़ने की पोजीशन नहीं हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। और क्योंकि देखो आप लोग स्टडी कर रहे हो और ये आप लोगों को तो इफ़ेक्ट करना ही करना है, साथ में आपकी पूरी फैमिली का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अगर पास होते हो, आपका करियर बनता है, तो उससे फैमिली का फ्यूचर भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक जो आपका अच्छा रिजल्ट जो है वो फैमिली के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का गेट खोलता है। और इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली स्टडी को लेना चाहिए। और साथ में एक काम और करना है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपने साथ कम से कम ईमानदार बनो। आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, बना भी सकते हो तो। क्योंकि आप अगर मान लो मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप सोचो कि यार क्या आपने वो सारा बेस्ट किया है जो होना चाहिए था? क्या आप स्टडी में रेगुलर थे, बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे थे? क्या आपके राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे थे? अगर आप लोगों में इस चीज़ में से किसी की कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप में ऑनेस्ट बनो और कमियां देखो क्या क्या कमियां रह गई और उन कमियों को फिर आप इम्प्रूव करो। तो ये आप कमी करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको अपने बेनिफिट में यूज में नहीं लिया, आपने गलती आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी, तो फिर कोई मतलब रहता नहीं है। इसलिए अपनी कमी आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये सारे के सारे चीज़ें आप ध्यान रखते हो तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आने की पॉसिबिलिटी रहती है। थैंक यू।